देखिए, भारत में यूनानी आक्रमण के विषय में मैं इसकी पृष्ठभूमि से लेकर समझाना चाह रहा था आपको कि यूनानी कैसे भारत में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। मैंने कहा कि भूमध्य सागर, आप 5वीं शताब्दी और 4वीं शताब्दी के बीच जरा सोचें। भूमध्य सागर से लेकर सिंध नदी के तट के बीच तक, ठीक है, किसका शासन था? हखामनी वंश, ईरानियों का शासन था, पर्शियन का शासन था। इसी वंश का शासक था डेरियस फर्स्ट, जिसमें भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल हुआ था। ठीक है, इसके बाद दारा तृतीय या डेरियस तृतीय आता है, जिसके समय में सिकंदर ने हखामनियों को परास्त कर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। ठीक है, कहाँ से? भूमध्य सागर से लेकर सिंध नदी के तट तक। अब देखिए, जब ये चला जाता है, ब्यास नदी से वापस चला जाता है, वापस जाने के बाद बेबीलोन में इसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद इसका सेनापति रहता है सेलूकस। उसको यह अपनी भारतीय सत्ता का प्रभार सौंप कर जाता है। ठीक है, सेलूकस ने यहाँ पर क्षत्रपों की नियुक्ति की थी, ठीक है, गवर्नरों की नियुक्ति की थी भारत में। और फिर वह जब वापस जाता है तो अपनी जगह जाने के बाद, ठीक है, वह 305 में पुनः आता है। 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य से उसका युद्ध होता है। वह पराजित होने के बाद अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है, 4 प्रांत सौंप देता है। और उसके बाद पुनः जब जाता है तो 281 बीसी तक वह शासन करता है और 281 बीसी में उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद वहाँ का शासक होता है एंटियोकस फर्स्ट। एंटियोकस फर्स्ट 281 से लेकर 261 तक शासन करता है। फिर उसका शासन काल समाप्त जब होता है तो होता है एंटियोकस द्वितीय, 261 से लेकर 246 बीसी तक शासन करता है। ठीक है, इसी समय एंटियोकस फर्स्ट के समय ही डियोडोटस को बैक्ट्रिया क्षेत्र का क्षत्रप नियुक्त किया जाता है, यानी कि गवर्नर नियुक्त किया जाता है बैक्ट्रिया का। वह एंटियोकस प्रथम के समय में तो रहता है, लेकिन एंटियोकस द्वितीय के समय क्या करता है, वह उससे स्वतंत्र सत्ता का, अपने बैक्ट्रिया को स्वतंत्र करा लेता है, एक अपना अलग डियोडोटस वंश की स्थापना करता है। ठीक है, लेकिन एंटियोकस द्वितीय के बाद होता क्या है कि आपके जब वो उसकी डेथ हो जाती है एंटियोकस द्वितीय की, तो वहाँ एंटियोकस तृतीय शासन में आता है। ठीक है, वो क्या करता है कि इसका जो डियोडोटस का जो छोटा उसका उत्तराधिकारी रहता है डियोडोटस द्वितीय, उसके समय में बैक्ट्रिया पे आक्रमण करता है। बैक्ट्रिया पे आक्रमण करने के दौरान दोनों के बीच में एक संधि होती है। ठीक है, और संधि के शर्तों के अनुसार वो क्या करता है कि सीरिया का, क्योंकि डियोडोटस द्वितीय जो है सीरिया से युद्ध होता है पर्शिया का, तो यह पर्शिया का साथ देने लगता है। तो उसकी माता जो है डियोडोटस द्वितीय की जो माँ रहती है, वह उससे नाराज होती है अपने बेटे से। ठीक है, और नाराज होकर, चूंकि वह सीरिया वंश की राजकुमारी रहती है, इसलिए वह नाराज हो जाती है। इसके बाद वह डियोडोटस द्वितीय के खिलाफ यूथिडेमस से विवाह कर लेती है। और विवाह करने के बाद यूथिडेमस क्या करता है, उसकी हत्या कर देता है और यूथिडेमस वंश की स्थापना करता है। ये तो रहा बैक्ट्रिया की हालचाल। ठीक है, अभी तक भारत से इससे यूनानी शासकों का कोई ताल्लुकात अभी तक मत मानिए। अब इसके बाद क्या होता है, इसी यूथिडेमस वंश का शासक रहता है डेमेट्रियस। इसने पहली बार 183 बीसी में भारत पर अपना आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद वह पंजाब के क्षेत्र में साकल को अपनी राजधानी बनाता है। और साकल के बाद डेमेट्रियस के बाद उसका छोटा भाई मेनांडर आता है। 160 से लेकर 120 बीसी तक उसका शासनकाल रहता है। और उसके बाद स्टेटो प्रथम आता है और फिर स्टेटो द्वितीय आता है। इसी बीच एक घटना घटित होती है। घटना ये घटित होती है कि डेमेट्रियस जब भारत आता है तो बैक्ट्रिया का शासन सत्ता खाली होता है, तो वहाँ यूक्रेटाइड्स ने आक्रमण कर बैक्ट्रिया में यूक्रेटाइड्स वंश की स्थापना की। ठीक है, वह भी एक यूनानी
वंश और यह भी एक यूनानी वंश, यानी कि दो पैरेलल सत्ता हमारे यहाँ आई है। एक ने साकल पर अपनी राजधानी बनाया और दूसरा यूक्रेटाइड वंश ने जब यहाँ पर आक्रमण किया तो उसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया और फिर उसी वंश का शासक था एंटियालकिड्स। एंटियालकिड्स कहा जाता है कि शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के शासनकाल में इसने अपने दूत हेलियोडोरस को विदिशा भेजा और विदिशा भेजने के बाद वहां पर गरुड़ स्तंभ की स्थापना की, यानी कि वह किस वंश से संबंधित था? यूक्रेटाइड्स वंश के संबंधित था। यहाँ साकल में क्या था? डेमेट्रियस या यूथिडेमस वंश का शासन था। तो हमारे दो पैरेलल सत्ता यहाँ पे आती है, एक साकल की और एक आपका तक्षशिला की। ठीक है, यह हमारे रहते हैं। अंत में इन्हीं का, यूनानियों का अंत कर शकों ने अपनी सत्ता स्थापित की। अब हम यूनानी के बाद आ जाते हैं शक पर। यूनानी के बाद हमारे हैं शक। शक मूलतः चीन के उत्तरी जो चीन है उसका एक सीर दरिया नामक स्थान है। सीर दरिया के रहने वाले थे, मूल स्थान यहीं के थे, शक यहाँ के रहने वाले थे। यहाँ सीर दरिया में वो क्या करता है कि एक वहीं पे यूची जात रहती है और एक जात रहती है हूण। ठीक है, हूण क्या करता है कि यूची पर आक्रमण करता है और यूची क्या करते हैं? शकों के सीर दरिया पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, यानी कि यूची हूण किस पे आक्रमण करता है? यूची पे। यूची किस पे आक्रमण करता है? सीर दरिया पे। और सीर दरिया से शक पलायन कर जाते हैं और पलायन करने के बाद शक कहाँ आते हैं? बैक्ट्रिया आते हैं, बैक्ट्रिया आते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ भी यूची जो है इनका वो पीछा नहीं छोड़ते, बैक्ट्रिया में भी यूची आ जाते हैं और यहाँ से फिर शक क्या करते हैं? फिर पलायन करते हैं। तो ये इसकी शाखा जो है ईरान की तरफ जाती है और एक इसकी शाखा अफगानिस्तान में रहती है, अफगानिस्तान। ठीक है, ईरान में भी वहाँ ईरानियों के द्वारा, पर्शियनों के द्वारा पराजित किए जाते हैं। तो शक जो है फिर भागते हैं और जब भागते हैं तो दक्षिणी अफगानिस्तान के हेलमंड में, दक्षिणी अफगानिस्तान के हेलमंड में ये आके ठहराव करते हैं, यहाँ रुकते हैं और यहीं से भी वह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैलते हैं। भारत पे उन्होंने शकों ने 4 जगहों पर अपनी सत्ता स्थापित कर दी, यानी कि 4 जगहों से उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को संचालित किया। एक शक है उत्तरी क्षेत्र के शक और दूसरे हैं पश्चिमी क्षेत्र के, पश्चिमी। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में जब हम आते हैं शकों के बारे में देखते हैं तो शक जो है पहला एक रहता है तक्षशिला, तक्षशिला। दूसरा स्थान रहता है मथुरा, मथुरा। ये कहाँ की हो गए? उत्तरी शक। और पश्चिमी जो शक रहते हैं तीसरे नंबर पर, वे पश्चिमी शक रहते हैं एक नासिक के और दूसरे रहते हैं उज्जैन के, उज्जैन के। अब हम देखते हैं भारत में 4 जगहों से शकों की सत्ता संचालित होती है। एक तक्षशिला से, दूसरा मथुरा से, तीसरा नासिक से, चौथा उज्जैन से। तक्षशिला में जो शक रहते हैं, तक्षशिला में शक सत्ता की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? माऊश को, माऊश। ठीक है, माऊश के बाद जो तक्षशिला के उत्तराधिकारी उसके होते हैं वो एसेज फर्स्ट, और एसेज फर्स्ट के बाद एजिलसेज, और फिर एजिलसेज के बाद एसेज द्वितीय। ठीक है, ये कहां से होते हैं? तक्षशिला से। ठीक है, तक्षशिला के माउस ने
शक सत्ता की स्थापना की। माउस के बाद एसेज फर्स्ट हुए, एसेज फर्स्ट के बाद एजिल सेज हुए, एजिल सेज के बाद एसेज सेकंड हुए। ठीक है, अब मथुरा में आते हैं। ये तो तक्षशिला के हो गए। अब हम आते हैं मथुरा। मथुरा में जो शक सत्ता की स्थापना किया था, राजधानी बनाया था, उसका नाम था राजूल। राजूल, और इसका उत्तराधिकारी है शोडास। शोडास, ये दोनों नाम ध्यान में रखना। मथुरा में शक, राजूल और शोडास, यानी कि एक राजधानी मथुरा थी, एक राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला जो राजधानी थी उसकी स्थापना माउस ने की थी। माउस के बाद एसेज फर्स्ट आए, एसेज फर्स्ट के बाद एजिल सेज आए, एजिल सेज के बाद एसेज सेकंड आए। और मथुरा में क्या हुआ, राजूल आए, राजूल के बाद शोडास आए। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं नासिक। नासिक में को राजधानी जो शकों ने बनाया, उसकी जो स्थापना किया था उसको भूमक, और उसके बाद नहपान, भूमक और नहपान। उसके बाद उज्जैन के जो शक थे उसकी स्थापना किया था चस्टन, और चस्टन के बाद रुद्रदामन। हेलो, वैसे आज नहीं ईमानदारी से, आज ईमानदारी से कल हाँ अनुभव जी आप उसको म्यूट करिए। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, म्यूट करिए। ठीक है, अब क्लियर हो गया आप लोगों को। शकों ने भारत पर 4 स्थानों से अपनी सत्ता संचालित की। 4 उनके केंद्र थे, 2 उत्तरी क्षेत्र में थे, 2 पश्चिमी क्षेत्र में थे। उत्तरी क्षेत्र में ये केंद्र तक्षशिला था, जिसकी स्थापना आपके माउस ने की। माउस के बाद एसेज फर्स्ट के बाद एजिल सेज के बाद एसेज सेकंड। फिर हम आते हैं मथुरा। मथुरा में 2 शासकों का उल्लेख प्राप्त होता है, एक राजूल और दूसरा शोडास। फिर हम आते हैं नासिक। नासिक में भूमक और नहपान, और फिर उसके बाद उज्जैन का चस्टन और रुद्रदामन। ठीक है, उज्जैन का जो शक शासक था, ये काफी समय तक भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल रहा। इसने सातवाहन वंश के शासक वासिष्ठी पुत्र पुलमावी को परास्त भी 2 बार किया था, लेकिन निकट संबंधी होने के कारण वह अपने राज्य में उसको शामिल नहीं किया। और यही रुद्रदामन का आपका गिरनार का जो अभिलेख है, ये रुद्रदामन का ही है अभिलेख है, जो संस्कृत में लिखा गया पहला विशुद्ध संस्कृत भाषा का अभिलेख रुद्रदामन का ही है। ठीक है, और इसने करीब पूरे उसमें 300 वर्ष तक शासन किया था। इस वंश का अंतिम शासक था रुद्र सिंह तृतीय। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक था। ये हमारे हो गए शक। शक के बाद हम आते हैं पहलव। शक के बाद जो हमारे उत्तर पश्चिम में क्या होता है, पहलव। ठीक है, ये पहलव वंश का जो संस्थापक था वो मित्रेदत्त था, मित्रेदत्त। ठीक है, मित्रेदत्त के बाद इस वंश का एकमात्र शासक जिसके बारे में आपको जानकारी रखनी है, उसका नाम है गोंदो फर्निस। ठीक है, गोंदो फर्निस। इसका जो शासन काल है वो 20 से लेकर 41 ईस्वी तक। ठीक है, इसका शासन काल एडी तक इसको कर सकते हैं कि 20 से लेकर इतना एडी तक। ठीक है, और इसी के शासन काल में पहली बार भारत में ईसाई पादरी सेंट थॉमस का आगमन हुआ। किसके शासन काल में? गोंदो फर्निस के शासन काल में। सिर्फ एकमात्र सेंट थॉमस ईसाई
पादरी, ठीक है। जो प्रथम बार भारत पर आगमन हुआ था उसका नाम क्या था? सेंट थॉमस। और किसके शासनकाल में आया था? गोंदो फर्निस के शासनकाल में आया था। और यह शासक पहलव वंश से संबंधित था। आपको सिर्फ इतने ही तथ्य की जरूरत है पहलव वंश के विषय में, और यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सेंट थॉमस किसके शासनकाल में आया, ठीक है। और पहलव वंश का वो शासक जिसने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की वो गोंदो फर्निस, ठीक है। यही दो नाम आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं कुषाण। इसके बाद भारत में कुषाणों की दो राजवंश यहाँ पर शासन किया। एक कैडफिसेस वंश, कैडफिसेस वंश, ठीक। और एक दूसरा है वो क्या नाम है कि कैडफिसेस वंश का जो शासक है उनका नाम पहले हम देख लेते हैं। उनका नाम है कुजुल कैडफिसेस, कुजुल कैडफिसेस, ठीक। और दूसरा नाम जो उसका है, दूसरा शासक हो वो बिम कैडफिसेस, ये दोनों कुषाण वंश की एक शाखा के लोग थे। इसके बाद हमारे आते हैं कनिष्क। कनिष्क, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। कनिष्क के बाद जो है आप आते हैं इसमें हुइस्क। अगर इसका शासनकाल भी हम देखते हैं तो कनिष्क का शासनकाल 78 से लेकर 106 ईस्वी तक था, और उसके बाद हुइस्क का शासनकाल 106 से लेकर 138 ईस्वी तक था, ठीक है। और उस हुइस्क के बाद आते हैं वासिष्ठ। वासिष्ठ के बाद आते हैं कनिष्क द्वितीय, और कनिष्क द्वितीय के बाद आते हैं वासुदेव प्रथम। वासुदेव प्रथम के बाद आते हैं कनिष्क तृतीय, और कनिष्क तृतीय के बाद फिर आते हैं वासुदेव द्वितीय। अब मैं इसको पुनः रिपीट कर देता हूँ। कुषाण वंश के शासक कैडफिसेस वंश से जो संबंधित है एक शाखा कुजुल कैडफिसेस, और उसके बाद बिम कैडफिसेस। बिम कैडफिसेस के बाद आपकी कनिष्क शुरू होते हैं। कनिष्क के बाद हुइस्क आते हैं, हुइस्क के बाद वासिष्ठ आते हैं, वासिष्ठ के बाद कनिष्क द्वितीय आते हैं, और कनिष्क द्वितीय के बाद वासुदेव प्रथम आते हैं। वासुदेव प्रथम के बाद कनिष्क तृतीय आते हैं, और कनिष्क तृतीय के बाद वासुदेव द्वितीय आते हैं, ठीक है। ये हमारे कुषाण वंश, यानी कि इनकी सत्ता मौर्योत्तर काल में करीब 300 वर्षों तक रही। इसी के पैरेलल हम जब देखते हैं कि दक्षिण भारत में आपके सातवाहन वंश, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान रहती है, वहाँ पर सातवाहन वंश, और ऊपर उत्तरी क्षेत्र में कुषाण वंश ने अपनी सत्ता स्थापित कर शासन व्यवस्था को संचालित किया, ठीक है। ये हमारा पूरा मौर्योत्तर काल है। मौर्योत्तर काल में हम देखते हैं कि सामाजिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, धार्मिक और कला के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हुआ, ठीक है। आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा, एक नवीन दृष्टिकोण हम यहाँ पर गोचर होती है कि आर्थिक क्षेत्र में हमने देखा था कि कृषि के क्षेत्र में जो मौर्य साम्राज्य में राज्य का विशेषाधिकार किसी के क्षेत्र पर होता है, उस विशेषाधिकार में धीरे धीरे इस क्षेत्र में कमी आती है, ठीक है। दूसरा हमने देखा यह काल जो है मौद्रीकरण का काल था, यानी कि मुद्रा का काफी प्रचलन यहाँ हुआ और मौद्रीकृत अर्थव्यवस्था हमारे सामने नजर आई। व्यापार वाणिज्य का काल हुआ, व्यापार वाणिज्य में काफी वृद्धि हुई, श्रेणियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई, ठीक है। और नगरीकरण पुनः हमारे यहाँ उभर कर सामने आता है। हमारे पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास में नगरीकरण के 3 काल माने गए हैं। एक आपका सिंधु घाटी सभ्यता
सभ्यता का, दूसरा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का, तीसरा कुषाण वंश मतलब मौर्योत्तर काल का नगरीकरण, यहाँ भी चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है। और फिर उसके बाद आपके फिर सल्तनत काल में नगरीकरण हमको दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ नगरीकरण, मौद्रीकृत अर्थव्यवस्था, व्यापार वाणिज्य में काफ़ी वृद्धि हुई, ठीक है, श्रेणियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई, और अर्थव्यवस्था व्यापार वाणिज्य का उच्चतम क्षेत्र हमको यहाँ दिखाई देता है। उच्चीकृत अर्थव्यवस्था मौर्योत्तर काल में हमको दिखाई देती है। तो इन अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हमने देखा है कि विदेशी सत्ता और भारतीय सत्ता दोनों का योगदान रहा, और खासकर विदेशी सत्ता वो भी कुषाण वंश का योगदान अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो और यह कला के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ काफ़ी उन्नत का काल माना जाता है। इस क्षेत्र में हमको मथुरा कला का और गांधार कला का दर्शन यहाँ पर होते हैं, जिसकी शुरुआत होती है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हमने देखा कि भूमिदान प्रथा की शुरुआत होती है, और भूमिदान दान की वजह से प्रशासनिक क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन हमें नज़र आता है, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा राजतंत्र के क्षेत्र में मैंने देखा कि राजतंत्र में दैवी राजतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर कहता है कि जो शासक है वो देवपुत्र की उपाधि धारण करता है, ठीक है। मौर्य में आपने देखा कि देवानाम प्रिय की उपाधि अशोक ने धारण की, ठीक है, लेकिन यहाँ का शासक देवपुत्र की उपाधि धारण की, ठीक है। तो हमको एक दैवीकरण का सिद्धांत यहाँ पे मालूम चलता है, और फिर संयुक्त शासन की व्यवस्था भी यहाँ दिखाई देती है कि एक साथ जो है दो शासक एक जगह पर शासन करते हैं, ठीक है। छत्र प्रणाली यहाँ पर काफ़ी प्रचलित हुई। इस तरीके से हमने देखा कि राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में काफ़ी आपको परिवर्तन नजर आएगा। समाज के क्षेत्र में जहाँ इसके पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब थे, इसके साथ जब बाह्य आक्रमण होता है तो विदेशी जातियाँ हमारे यहाँ आई, विदेशी लोग आए। अब विदेशी जो लोग आए तो समायोजन करने की कहीं न कहीं ज़रूरत हमको महसूस पड़ी कि उनको कहाँ रखा जाए। जब उनको आए तो वहाँ पे उनको ब्राह्मण की शासक वर्ग से संबंधित थे, उनको उच्च स्थान भी प्रदान करना था, इसीलिए उन्हें ब्रात क्षत्रिय कह के पुकारा गया, ब्रात क्षत्रिय कह के पुकारा गया, ठीक है। और इस समय हमारे यहाँ जातियों और उपजातियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई, क्योंकि वर्ण संकर जातियाँ जिसकी शुरुआत हमारे इसके पहले काल में हो चुकी थी, यहाँ वर्ण संकर जातियों की में भी काफ़ी हमको वृद्धि देखने को मिलती है। और वर्ण संकर जातियों से एक दूसरी जाति का संबंध स्थापित करने से अनेक जातियों का प्रादुर्भाव यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता है। जातियों का प्रबंध, जातियों की संख्या में वृद्धि, अनेक प्रकार के जाति, ठीक है, वर्ण संकर जाति, और वर्ण संकर में आपको व्रात क्षत्रिय के रूप में शासक वर्ग को स्थापित करने की चेष्टा हमारे यहाँ के समाज विज्ञानियों ने की थी, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में इस काल में काफ़ी परिवर्तन हमको दृष्टिगोचर होता है। तो आज हम इसका एक आउटलाइन आपको बता दी, और इसकी महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा हम कल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोगों को अनेकों शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि और शुभ रात्रि।